हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांश है और आज के इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के कुछ बहुत बेसिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो साइकोलॉजी वर्ड है उसे कॉइंड किया था रूडोल्फ गोकल ने। साइकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले यूज करने वाले शख्स का नाम था रूडोल्फ गोकल। 1590 के अंदर रूडोल्फ गोकल ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का यूज किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी वर्ड की इटिमोलॉजी से मतलब है कि कोई भी शब्द उसका ओरिजिन क्या था और वो किस तरीके से फर्दर इवॉल्व हुआ, उस चीज को हम लोग किसके अंदर स्टडी करते हैं, एटिमोलॉजी के अंदर। जो साइकोलॉजी वर्ड है वो बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइकी और लोगोस। जो साइकी वर्ड है उसका मतलब होता है सोल और जो लोगोस वर्ड है उसका मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोल। अब सोल जो वर्ड है वो एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसीलिए फर्दर हमने इस चीज को कन्वर्ट किया किसके साथ में, माइंड के साथ में। द टर्म सोल इज फर्दर रेफर्ड एज माइंड। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की, ठीक है, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग साइकोलॉजी की डेफिनेशंस दी थी, जिनमें से हम लोग कुछ एक के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं वॉटसन के अकॉर्डिंग। जेबी वॉटसन ने कहा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर विच इंक्लूड द ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। यानी कि ह्यूमन और एनिमल का जो बिहेवियर है उन दोनों ही बिहेवियर को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा साइकोलॉजी। किसने, जेबी वॉटसन ने। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं फील्डमैन की, तो फील्डमैन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। फील्डमैन ने कहा कि साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ का और बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी है। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे मन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और जो आपका बिहेवियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इन तीनों ही चीजों में हमारे सामने एक पॉइंट निकल करके आया कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी स्टडी है बिहेवियर का, किसी भी ऑर्गेनिज्म, ईदर एनिमल और ह्यूमन बीइंग। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिहेवियर होता क्या है, ठीक है। तो वॉटसन ने अगेन बताया कि थॉट्स क्रिएट इमोशन, इमोशन क्रिएट्स एक्शन एंड एक्शन रीइंफोर्स थॉट्स। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के मन में किसी भी चीज को लेकर के थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स की वजह से इमोशन क्रिएट होता है, इमोशन एक्शन का कारण है और एक्शन दोबारा से किस चीज के अंदर, थॉट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसको वॉटसन ने किसका नाम दिया, बिहेवियर का। बिहेवियर के और भी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे कि वुलवर्थ ने कहा एनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ एक्टिविटी कॉल्ड एज बिहेवियर। यानी कि आपके जीवन के अंदर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं जो कि कोई दूसरा ऑब्जर्व कर पाए, वो एक्टिविटी क्या कहलाती है आपकी, वो एक्टिविटी आपकी बिहेवियर कहलाती है, ठीक है। अगेन एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि एनी ऑब्जर्वेबल रेस्पॉन्स और एक्टिविटी, कोई भी ऑब्जर्वेबल रेस्पॉन्स और एक्टिविटी जो कि कैरीड आउट करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहा जाता है, उसे बिहेवियर कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि बिहेवियर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। तो बिहेवियर के अंदर 3 तरीके की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला पॉइंट आता है मोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज के अंदर आती हैं वॉकिंग, डांसिंग, रनिंग एटसेट्रा। यानी कि जिन एक्टिविटीज के अंदर लोकोमोशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, आपका मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, मोटर एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। सेकंड नंबर पे आती हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, अटेंशन एंड मेमोरी। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, ठीक है, कोई भी चीज जिसके अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो हो रही है, जैसे कि थिंकिंग, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, इमेजिनेशन, आप किसी चीज के बारे में अगेन इमेजिन कर रहे हैं, अटेंशन, आपका फोकस किसी पर्टिकुलर चीज पर है, हजारों कॉन्शियस चीजों में से आपका फोकस किसी एक पर्टिकुलर चीज पर होना क्या है, अटेंशन है। नेक्स्ट आती है अफेक्टिव एक्टिविटीज। अफेक्ट क्या होता है, आपने सुना होगा वर्ड मूड अफेक्ट, जैसे कि आपका रिजल्ट आया, ठीक है, एट द मोमेंट आप खुश हुए,
उसकी वजह से आपका पूरा दिन अच्छा गया, तो जिस मोमेंट आप खुश हुए वो तो क्या है, अफेक्ट है। बाकी उसकी वजह से आपका पूरा दिन बहुत बेहतर गया, वो चीज किसके अंदर आएगी, वो चीज आती है मूड के अंदर। ठीक है, आपका मूड पूरे दिन अच्छा रहा। अब अदर वर्ड्स में मैं कह सकता हूं कि डिफरेंट पर्सन्स हैज डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर इन सेम सिचुएशन नॉन एज पर्सनैलिटी। तो यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन है पर्सनैलिटी की, कि दो इंडिविजुअल एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यवहार करते हैं। इस चीज को हमने क्या नाम दिया, इस चीज को हमने नाम दिया पर्सनैलिटी का। ठीक है, जैसे कि किसी भी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, क्लियर। अब अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आप एट द टाइम कोशिश करेंगे कि अगर वो नॉन रेस्पॉन्सिव है तो उसको सीपीआर देने का, क्लियर। एट द मोमेंट कोई दूसरा इंडिविजुअल जो कि नॉन मेडिकल प्रोफेशन से है, वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए। ठीक है, वो मेडिकल हेल्प के लिए सीख करेगा। तो इन दोनों चीजों के अंदर ये आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, आप अगर कैपेबल हैं तो आप सीपीआर देंगे, अदरवाइज आप किसके लिए, मेडिकल अटेंशन के लिए सीख करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो ब्रांचेज हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि ब्रांचेज या फिर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को किन किन फील्ड्स के अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी है उसको दो ब्रॉड ब्रांचेज के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली आती है प्योर साइकोलॉजी और दूसरी आती है एप्लाइड साइकोलॉजी। अब ये जो प्योर साइकोलॉजी है ये थ्योरेटिकल साइंस है। ठीक है, यानी कि हम प्योर साइकोलॉजी में किसके बारे में पढ़ेंगे, थ्योरीज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ाई जो होती है वो होती है प्योर साइकोलॉजी के अंदर। प्योर ब्रांचेज प्रोवाइड ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, उनके अंदर सब्जेक्टिव मैटर होता है, उनके अंदर थ्योरी होती है, उनके अंदर बुक्स लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो वो सब किसके अंदर आता है, प्योर साइकोलॉजी के अंदर आता है। प्योर साइकोलॉजी एम्स टू एक्सटेंड एंड इंप्रूव दी नॉलेज। ठीक है, एक पर्सन की किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज इंप्रूव करने के लिए किसको यूज करेंगे हम लोग, प्योर साइकोलॉजी का यूज करेंगे। यानी कि अगर आप किसी की नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं उसको एडुकेट करके, तो वो किस चीज के अंदर आएगी, वो प्योर साइकोलॉजी के अंदर आएगी। जबकि मैं अगर दूसरी बात करूं अप्लाइड साइकोलॉजी की, तो अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, इट इज द स्टडी एंड एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मैं किसी ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी कर पा रहा हूं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा हूं। ठीक है, solve problems within human behavior such as health issues, वर्कप्लेस इश्यूज और एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपके सामने कोई इश्यू आ रहा है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। वर्कप्लेस के में कोई अगर इश्यू आ रहा है तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी उसके लिए यूज होती है। हेल्थ इश्यूज अगर कोई आ रहे हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग उस चीज की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं सबसे पहले ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी। हमने सबसे पहले दो ब्रांचेज के अंदर इसको डिवाइड किया, प्योर ब्रांचेज और अप्लाइड ब्रांचेज। अब हम लोग बात करेंगे प्योर ब्रांचेज की जो नेक्स्ट ब्रांचेज है, यानी कि उनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले आती है ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी, इसके अंदर सबसे पहला आता है जर्नल साइकोलॉजी। इट इज कंसर्न विद ए लार्ज एरिया ऑफ साइकोलॉजी। जो जर्नल साइकोलॉजी है उसके अंदर साइकोलॉजी का एक लार्जर एरिया इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स सच एज अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग और इंटेलिजेंस। ठीक है, अब जो प्योर साइकोलॉजी है इसके अंदर हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, आदमी के सामान्य व्यवहार का अध्ययन करेंगे, जैसे कि उसका अटेंशन हो गया, उसका परसेप्शन, वो सामने वाली किसी भी चीज को किस तरीके से परसीव करता है सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू, उसकी मेमोरी कैसी है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो सीखने में किन्हीं चीजों को कितना सक्षम है, इन सारी चीजों का अध्ययन किसके अंदर करेंगे, जर्नल साइकोलॉजी के अंदर करेंगे। बेसिकली मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या है, जर्नल साइकोलॉजी है। इट इज बेसिक फॉर ऑल अदर ब्रांचेस। सारी की सारी जो साइकोलॉजी के ब्रांचेज हैं वो किसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, वो इंक्लूड की गई हैं जर्नल साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने दूसरी ब्रांच आती है साइकोलॉजी की, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, पहली चीज हमने पढ़ी जर्नल साइकोलॉजी, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि ये ब्रांचेज प्योर साइकोलॉजी की हैं। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था कि प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी के अंदर
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया जाता है, जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर उन थ्योरीज को इंप्लीमेंट किया जाता है किसी भी फील्ड के अंदर। अब यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जितने भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पहली बात वो किए क्यों जाते हैं और उनको किस तरीके से कैरी आउट किया जाए, यानी कि उनको किस तरीके से परफॉर्म किया जाए, उनकी स्टडी किसके अंदर करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट है अप्लाइड साइकोलॉजी से। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर हम इन एक्सपेरिमेंट्स को इंप्लीमेंट करेंगे, जबकि यहां पर हम लोग इन एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, कैरिंग आउट ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड इन कंट्रोलिंग कंडीशंस अंडर विच द बिहेवियर अकर, यानी कि हम लोग यहां पर आर्टिफिशियली उस बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे जिसके अंदर वो पर्टिकुलर जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का या फिर ऑर्गेनिज्म का वो हो रहा है, वो घटित हो रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड पर्सन्स बिहेवियर। ठीक है, ये किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने में बहुत जरूरी है। बाय स्टडिंग देयर लाइफ चेंजेस, यानी कि इससे पता कैसे लगेगा कि किसी आदमी का बिहेवियर कैसा है। स्टडिंग देयर लाइफ चेंजेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, किसी भी आदमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ जो है वो फिजिकल ग्रोथ है, यानी कि आप ग्रोथ को मीजर कर पाएंगे, जबकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट है। ठीक है, जैसे कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव मीजर है। मेरी हाइट एक टाइम पर 45 सेंटीमीटर थी, आज 6 फीट है, ये क्या है, मेरी ग्रोथ है। ठीक है, मेरी जो मेंटल एज है वो उस टाइम एक छोटे बच्चे जैसी थी, आज की डेट में एक अडल्ट जैसी है, तो ये क्या है, ये मेरा डेवलपमेंट है, मेरा विकास हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूं तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है इमोशनल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस विच अकर अक्रॉस द लाइफ स्पान ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसके अंदर इमोशनल यानी कि भावनात्मक और इंटेलेक्चुअल चेंजेस, बौद्धिक चेंज, यानी कि तो आदमी की जो समझ है वो उसके डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस पर किस तरीके से बदलती है, उस चीज की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर करेंगे। जो नेक्स्ट ब्रांच है साइकोलॉजी की वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी कवर द इंडिविजुअल फ्रॉम कंसेप्शन टू प्यूबर्टी, यानी कि बिफोर मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योर्ड बिहेवियर के आने से पहले तक कोई इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करता है उसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ बिहेवियर बिफोर द एज ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन होने से पहले हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल की, वो किसके अंदर आएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कवर्स इंडिविजुअल एबनॉर्मलिटीज, किसी भी आदमी की जो एबनॉर्मलिटीज हैं उसको कवर किया जाता है किसके अंदर, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर। यानी कि अगर आपके व्यवहार के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है उसकी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर करेंगे। सच एबनॉर्मलिटीज ऑफ बिहेवियर मे बी ड्यू टू ए डिफेक्ट, किसी भी डिफेक्ट की वजह से ये चेंजेस आ सकते हैं। डिजीज और डिसऑर्डर ऑफ द माइंड, कोई पर्टिकुलर डिजीज हो या फिर ग्रुप ऑफ डिजीज हो, उसकी वजह से ये चेंजेस आ सकते हैं। अब जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है नेचर, कॉज, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि आपके माइंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका कारण क्या है, उनको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है और उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आती है सोशल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच कवर्स द इंडिविजुअल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी टू विच द इंडिविजुअल बिलोंग्स, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिस कम्युनिटी के साथ में बिलोंग करता है उस कम्युनिटी के साथ में उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, इस चीज को स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं, सोशल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ एटीट्यूड, इन्फ्लुएंस, स्टीरियोटाइप्स, ग्रुप्स एंड ग्रुप परफॉर्मेंसेस, यानी कि इसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड के बारे में,
उसके ऊपर इन्फ्लुएंस यानी कि उनके ऊपर किन चीजों का प्रभाव है। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, और स्टीरियोटाइप्स यानी कि जो उस सोसाइटी के अंदर रूढ़िवादी परंपराएं चली हुई आ रही हैं उनके प्रति उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रवैया कैसा है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ग्रुप एंड ग्रुप परफॉर्मेंसेस, पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर जो ग्रुप से डिवाइड हो रखे हैं उन ग्रुप्स की परफॉर्मेंस कैसी है, उस चीज को भी हम लोग किसके अंदर डिस्कस करेंगे, सोशल साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द फिजियोलॉजिकल रिलेशन टू साइकोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि इस साइकोलॉजी की ब्रांच के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल रिलेशन का, किसी भी चीज की फिजियोलॉजिकल रिलेशन का उसके साइकोलॉजिकल फंक्शन से। यानी कि मेरी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो मेरी साइकोलॉजी को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, उस चीज की स्टडी हम लोग करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर कंसर्न विद द इंडिविजुअल्स बिहेवियर, यानी कि मेरी जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन की साइकोलॉजी को जो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में डील करता है कौन, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आती है एनिमल साइकोलॉजी। एनिमल साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर विद ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि पर्टिकुलर एनिमल किसी ह्यूमन के साथ में किस तरीके का बिहेवियर करता है, उस बिहेवियर का अंडरलाइन कॉज क्या है, उस चीज की स्टडी एनिमल साइकोलॉजी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट आती है पैरासाइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी डील्स विद द प्रॉब्लम्स लाइक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, टेलीपैथी, रीबर्थ, क्लेवियोवेरेंस और प्रीकॉग्निशन। इसका मतलब इसके अंदर हम लोग एबनॉर्मल चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस यानी कि जो हमारी सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मैं यहां पर बैठा हूं और मैं अपने से 20 किलोमीटर दूर चीज जो हो रही है उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो वो चीज किसके अंदर आएगी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के अंदर आएगी। टेलीपैथी, टेलीपैथी का मतलब जैसे मैं यहां पर बैठा हूं और मैं आपसे बात कर पाऊं बिना किसी मीडियम के थ्रू, यानी कि मेरे पास में कोई फोन नहीं होगा और उसके बावजूद मैं आपसे बात कर पाऊं, वो किसके अंदर आएगा, टेलीपैथी के अंदर आएगा। रीबर्थ, पुनर्जन्म, क्लेवियोरेंस और प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन होता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, जैसे इसके अंदर आता है, प्रीकॉग्निशन के अंदर आता है भविष्यवाणी। ठीक है, जैसे मैं अब अगर आपसे कहूं कि 10 मिनट बाद इस रूम में आग लग जाएगी, तो वो क्या, और अगर वो आग लग जाए तो वो क्या है, प्रीकॉग्निशन है, आपने उस चीज का पहले से ही पूर्वानुभास लगा लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी ब्रांचेस हैं प्योर साइकोलॉजी की, यानी कि ये रिलेटेड है स्टडी मटेरियल से। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हमारा जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था उस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली कहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो किसके अंदर आता है, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आता है। अब जैसे पैरासाइकोलॉजी की ब्रांचेस थी वैसे ही कुछ ब्रांचेस के अंदर अप्लाइड साइकोलॉजी को भी डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहली ब्रांच आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व अप्लाइंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस सच एज मेंटल डिसऑर्डर्स, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। इस ब्रांच के अंदर क्या होगा, हम लोग साइकोलॉजिकल थ्योरीज को और प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करेंगे किसी भी एबनॉर्मल पर्सन के ऊपर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था साइकोलॉजी की डेफिनेशन में कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो अगर किसी आदमी का एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो ड्रग अब्यूज कर रहा है या फिर अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक कर रहा है, तो उन कंडीशंस में हम लोग साइकोलॉजी की जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को इंप्लीमेंट करते हैं किसी पर्सन के ऊपर, उसको ट्रीट करने में, उसके डायग्नोसिस के अंदर, उसको थेरेपीज प्रोवाइड कराने के लिए। तो वो किसके अंदर आता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आता है। यहां पर हमने जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। इट इंक्लूड अप्लाइंग थेरेपीज लाइक ग्रुप थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, यानी कि किसी भी ट्रीटमेंट में अगर किसी भी तरीके की थेरेपीज यूज हो रही हैं तो वो सब किसके अंदर आती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। ठीक है, जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरीके से अफेक्ट होता है, तो वो किसके अंदर आता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर आता है। इट इंक्लूड जॉब एनालिसिस, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय स्ट्रेस एंड काउंसलिंग। ठीक है,
इसके अंदर क्या होगा कि किसी इंडिविजुअल के लिए सबसे सुटेबल जॉब कौन सी है। क्लियर। यहां पर हम लोग साइकोलॉजी की थ्योरीज को इंप्लीमेंट करेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए सबसे जो अच्छी जॉब है वो कौन सी है। ठीक है। उसके बाद में उसको किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जानी है ताकि उसके अंदर लीडरशिप के या फिर अच्छे वर्कर के जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके। उसको किस चीज का मोटिवेशन देना है, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, उसका स्ट्रेस हमें रिलीव कैसे करना है, अगर उसको वर्क से रिलेटेड कोई टेंशन है उस चीज की काउंसलिंग को भी हमने किस चीज के अंदर इंक्लूड किया है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया है। अगेन यहां पर भी जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उसको पढ़ने में दिक्कत है और उसको चीजें आसानी से समझ में नहीं आती हैं इन रिलेशन विद अदर फ्रेंड्स, ठीक है, उसी की क्लास के और बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं लेकिन उस पर्टिकुलर बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है। उसको एक केयर की जरूरत है, तो वो केयर किसके अंदर प्रोवाइड कराई जाती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर कराई जाती है। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ IQ, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स और टीचिंग मेथड्स, यानी कि ये नए नए टीचिंग मेथड्स को डेवलप करने के लिए जरूरी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। बच्चों के बिहेवियर के अनुसार उनको किस तरीके के टीचिंग मेथड से टीचिंग कराई जाए उस चीज के डिसाइड करने के लिए, उस चीज को डिसाइड करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आती है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी जो है वो डील करती है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से मिलिट्री सर्विसेज के। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, मैरिटल एडजस्टमेंट्स, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, यानी कि किस तरीके से सोल्जर्स को सेलेक्ट किया जाए, उनके अंदर मैरिटल एडजस्टमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन और जो मिलिट्री अफेयर्स हैं यानी कि मिलिट्री पर्सन्स की डे टू डे लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके साथ में वो एकोमोडेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उन सब चीजों के साथ डील कौन करता है, मिलिट्री साइकोलॉजी करती है। नेक्स्ट आती है लीगल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ क्लाइंट, क्रिमिनल, विटनेसेस एंड प्रिजनर्स। ठीक है। जो लीगल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। ये ब्रांच डील करती है क्लाइंट के, क्रिमिनल्स के, विटनेसेस के और प्रिजनर्स के। ठीक है। जेल में बंद जो लोग हैं, जो लोग क्रिमिनल्स हैं या फिर जो गवाह हैं, उनकी साइकोलॉजी के साथ में डील करने के लिए क्या काम में आती है, लीगल साइकोलॉजी काम में आती है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द फॉल्स विटनेसेस, जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द फिनोमिना रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्टिविटी, और किसी भी क्राइम के पीछे की जो अवधारणा है, जो सोच है, उस चीज को समझने के लिए भी लीगल साइकोलॉजी जरूरी है। इट ऑल्सो डील्स विद द लाइफ ऑफ प्रिजनर्स आफ्टर इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। जो आदमी जेल चला गया और उसने अपनी सजा पूरी कर ली है, उसके बाद में वो अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव कर रहा है, उसके साथ में कैसे डील कर रहा है, तो वो चीज भी किसके अंदर आती है, लीगल साइकोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट आती है काउंसलिंग साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी आदमी के साथ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हिज मैरिज, उसकी मैरिज से रिलेटेड, उसकी कैरियर प्लानिंग से रिलेटेड, सोसाइटी के साथ में एडजस्टमेंट से रिलेटेड, या फिर फैमिली काउंसलिंग, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनके साथ में डील कौन करता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी करती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल विद देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट, यानी कि ये किसके साथ में डील करता है, किसी आदमी का उसके आसपास के वातावरण के साथ में। इट डील्स विद द क्लाइमेट एंड बिहेवियर, कोल्ड टेम्परेचर एंड बिहेवियर, हॉट टेम्परेचर एंड बिहेवियर, नेचुरल डिजास्टर, क्राउडिंग, लर्निंग एंड लाइब्रेरी एनवायरमेंट। इसके अंदर क्या आता है कि जैसे मौसम के अनुसार आदमी का व्यवहार कैसे बदलता है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में डिप्रेशन के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। गर्मियों के मौसम में मेनिया के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, तो जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे कि बाढ़ है, भूकंप है, इसके अंदर ये क्राइसिस की कंडीशन है। ठीक है। इसके अंदर इमोशनल क्राइसिस होता है, कोई आदमी उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस कंडीशन के साथ में डील करने के लिए भी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी जरूरी है। क्राउडिंग, ठीक है, जैसे इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइब्रेरी एनवायरनमेंट। ठीक है। कोई आदमी घर पर बैठ करके नहीं पढ़ पा रहा है,
लेकिन लाइब्रेरी में जाकर के उसकी सिटिंग इंप्रूव हो रही है, तो उस चीज के साथ में डील कौन करता है? उस चीज के साथ में डील करती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आती है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के मेथड्स क्या हैं? तो मन के अकॉर्डिंग हमने देखा था साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस और बिहेवियर का साइंस है, ठीक है। तो मेथड्स क्या है? मेथड साइकोलॉजी के वो मेथड होंगे जो कि पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस की और किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करने के काम में आते हैं। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी आर द मेथड इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से मेथड्स इन्वॉल्व किए गए हैं? इट इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी, इंट्रोस्पेक्शन एंड सर्वे मेथड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड की। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ऑब्जेक्ट एंड अकरेंस विदाउट क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेटिंग विद देम। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसके अंदर हम लोग किसी भी इंडिविजुअल का या फिर ऑर्गेनिज्म का, किसी भी पर्सन का हम लोग बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और बिहेवियर को रिकॉर्ड ऐसे करेंगे कि उस पर्सन को पता ना लगे, उस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करेंगे उस चीज के बारे में। अगर हम लोग उससे कम्युनिकेट करेंगे तो फॉल्स रीडिंग्स आएंगी, ठीक है, वो अपना बिहेवियर बदल लेगा। इसीलिए हम उसको नोटिफाई किए बिना उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका जो बिहेवियर है उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे, ठीक है। 3 तरीके से ऑब्जर्वेशन हो सकता है। डिफरेंट पीपल इन ए गिवन सिचुएशन, अलग अलग लोगों को एक ही सिचुएशन के अंदर उनका बिहेवियर रिकॉर्ड करना। सम पीपल अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, कुछ लोग जिनको पर्टिकुलर अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं और उन लोगों का बिहेवियर रिकॉर्ड किया गया है। डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग लोगों को अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं और उनका बिहेवियर रिकॉर्ड किया गया है। बिफोर इनिशिएटिंग द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर डिसाइड whom to observe, what to observe, how to observe, where to observe and how long to observe। यानी कि ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करने से पहले जो ऑब्जर्वर है वो ये चीज डिसाइड करता है कि किसे ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कहां पे ऑब्जर्व करना है और कितने टाइम तक ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। ऑब्जर्वर यूजुअली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट एट होम, स्कूल, प्लेग्राउंड, वर्क प्लेस और ऑफिस, ठीक है। ऑब्जर्वर किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है घर पे, स्कूल में, प्लेग्राउंड के अंदर या फिर वर्क प्लेस और ऑफिस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आती है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 2 तरीके का होता है, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज्ड प्लान इन्वॉल्विंग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए लूं तो स्पेसशिप है, ठीक है। स्पेसशिप के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। वहां पर एक डिफरेंट सिनेरियो है, वहां पर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस हैं, वहां पर सारी चीजें नॉर्मल चीजों से डिफरेंट है, ठीक है। तो वहां पर उनका पर्टिकुलर जो बिहेवियर है उस एनवायरनमेंट के लिए उसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो प्री अरेंज प्लान हो गया, ठीक है। उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर होता है बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल सेटिंग्स, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में, यहां पर आपने किसी भी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया है, किसी भी चीज को आपने कंट्रोल नहीं किया है, आप सिर्फ देख रहे हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है। नेचुरल कंडीशंस के अंदर यहां पर ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी फैक्टर के ऊपर, ठीक है। जबकि जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर आप वेरिएबल्स चेंज कर रहे हैं, वहां पर आप चीजों को कम या ज्यादा कर रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंट की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वहां पर ऑब्जर्वर पार्ट बन जाता है उस ग्रुप का जिसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। द ऑब्जर्वर बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्रुप विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे कि सेम कंडीशन एस्ट्रोनॉट वाली, वहां पर क्या था, स्पेसशिप के अंदर एक उनका कैप्टन होता है, ठीक है, और बाकी के एस्ट्रोनॉट्स उसके कोवर्कर्स होते हैं, ठीक है। अब वहां पर वो खुद का बिहेवियर भी ऑब्जर्व करेगा और अपने जो साथ में काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स हैं उन सभी का बिहेवियर डॉक्यूमेंट करेगा, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर क्या होते हैं, ऑब्जर्वर डिटैच फ्रॉम द ग्रुप विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैसे होगा,
जैसे एट द सेम टाइम जब एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के अंदर थे, उस टाइम पर जो उनका कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, जो अर्थ पर है, उस कंट्रोल सेंटर से अगर कोई इंडिविजुअल उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है तो वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो अलग बैठा है उस ग्रुप से, खुद को उसने डिटैच कर रखा है और वो उस एक पर्टिकुलर ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। तो वो किसके अंदर आता है? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम इसे कह सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के एडवांटेज क्या होंगे और ऑब्जर्वेशन के डिसएडवांटेज क्या होंगे? तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करूं मैं अगर, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल स्किल। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल मेथड है साइकोलॉजी का, बिकॉज इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। इट इज यूनिवर्सल एंड स्टैंडर्ड मेथड विद ग्रेटर एक्यूरेसी, यानी कि इसके अंदर एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा है, एरर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है ऑब्जर्वेशन के अंदर। ये एक यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको यूज किया जाता है ऑब्जर्वेशन के मेथड को, साइकोलॉजी की। इन दिस मेथड मिनिमम कोऑपरेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां पर जो इंडिविजुअल ऑब्जर्व हो रहा है और जो इंडिविजुअल ऑब्जर्व कर रहा है, उन दोनों के अंदर इंटरेक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, वहां पर हम लोग उन दोनों को इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं आपस में, जिस वजह से उसके कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जर्व, जिस पर्सन को ऑब्जर्व करना है उसको पता ही नहीं है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर कोऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं रहती है। इट डिस्क्राइब द फिनोमिना एग्जैक्टली एज इट अकर इन ए नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन है, क्लियर, यहां पर आप नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं, नेचुरल सेटिंग्स के अंदर जो चीज हो रही है आप लोग सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ उसे देख रहे हैं और लिख रहे हैं। यहां पर ह्यूमन का जो मैनिपुलेशन है, ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड मैनिपुलेशन जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए जो एरर है उसके चांसेस कम होते हैं। इट इज यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एनिमल बिहेवियर। ये किसी बच्चे के बिहेवियर की स्टडी के लिए, किसी आदमी की बिहेवियर की स्टडी के लिए या फिर किसी भी एनिमल की बिहेवियर की स्टडी के लिए यूजफुल मेथड है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स की, यानी कि डिसएडवांटेजेस की। इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड एज इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो एक एक्सपेंसिव मेथड है। अब एक्सपेंसिव क्यों है भाई? आपको तो सिर्फ देखना ही तो है, ठीक है, लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं स्पाइंग, जासूसी, वो भी ऑब्जर्वेशन ही है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, आपको जिस पर्सन को ऑब्जर्व करना है, तो नेचुरल सेटिंग्स में है, वो तो कहीं भी हो सकता है, आपको वहां जाना पड़ेगा, क्लियर, आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपने आप को हाइड करना है, आपको उसको पता नहीं लगने देना है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इन कंडीशंस में इसके लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एक थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है। एक आदमी जो है, जैसे एक ऑब्जर्वर है, वो एक टाइम में एक स्मॉल सैंपल को ऑब्जर्व कर सकता है, कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो 10,000 पॉपुलेशन को एक साथ ऑब्जर्व कर पाए। अगर वो कर पाएगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड ऑब्जर्वर लूज इंटरेस्ट आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अब क्या होगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अगर आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे मैंने आपको स्पेसशिप का एग्जांपल दिया था, वहां पर क्या है, अगर मान लो एस्ट्रोनॉट्स ने 100 दिन बिताए, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू 100 दिन के लिए रहेगा। अब आप एक ही रूटीन देख करके, जो ऑब्जर्वर है वो बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं बिहेवियर के अंदर, तो क्या है, वो बोर हो जाता है एक पॉइंट पर जाकर के, ठीक है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसकी वजह से एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपना 100% नहीं दे रहा होता है उस वक्त ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, इन दिस मेथड फीलिंग्स, इमोशन एंड ओपिनियन रिमेन अनऑब्जर्व। कोई भी आदमी किसी टाइम पर क्या एक्टिविटी कर रहा है आप सिर्फ यही देख सकते हैं, आप देख करके ये नहीं बता सकते कि उस आदमी की फीलिंग्स क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं और वो किसी चीज के बारे में क्या विचार रखता है। ठीक है, इन चीजों को आप नहीं जान सकते किसी भी आदमी को देख करके। अगर आपको जानना है तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी, अगर आप उससे इंटरेक्ट करोगे तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ देखना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है। इन दिस मेथड देयर इज नो वे टू नो अबाउट पास्ट लाइफ। ठीक है, यहां पर आप जिस इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी पास्ट लाइफ में के बारे में जानने का आपके पास में कोई भी जो चांस है वो नहीं रहता है। ठीक है, आप उसकी एक्टिविटीज को देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जान सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है क्वेश्चनेयर। इन दिस मेथड, ए सेट ऑफ क्वेश्चंस डीलिंग विद सिंगल टॉपिक और ए सेट ऑफ
रिलेटेड टॉपिक्स टू बी आंसर्ड बाय द सब्जेक्ट। यहां पर किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या फिर रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं क्वेश्चनेयर। यहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पर आप डीलिंग कर रहे हैं किसके साथ में, जिस आदमी से आपको इंटरेक्ट करना है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर सच एज मीजरिंग इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, ओपिनियंस, लेवल्स ऑफ IQ एटसेट्रा। किसी भी आदमी का किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट जानने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के साथ कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमने पहले बताया था कि डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट बिहेवियर इन सेम सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अलग अलग लोगों का व्यवहार अलग अलग हो सकता है। उस चीज को हमने क्या कहा था, पर्सनैलिटी कहा था। अगर उसके साथ में कोई प्रॉब्लम है, उस चीज के लिए भी क्वेश्चनेयर मेथड को यूज किया जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आप किसी ऐप का रिव्यू करते हैं, ठीक है, उसके अंदर 5 स्टार रेटिंग होती है, रेटिंग देनी होती है, तो वो क्या है, क्वेश्चनेयर है। ओपिनियन, आपका ओपिनियन जानने के लिए, जैसे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के लिए एक सर्वे आता है कि आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी या नहीं लगी, तो वो सारे के सारे क्या है, क्वेश्चनेयर्स है। वहां पर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है आपका इंटरेस्ट जानने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर के बारे में, यानी कि ये क्वेश्चनेयर जो होता है ये कितने टाइप का होता है। 2 तरीके के क्वेश्चनेयर्स होते हैं, क्लोज क्वेश्चनेयर्स और ओपन क्वेश्चनेयर्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लोज क्वेश्चनेयर की। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर इज यूज्ड फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए क्लोज क्वेश्चनेयर्स को यूज किया जाता है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके अंदर 2 तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो क्वेश्चंस फॉलोड बाय ए यस और नो, ठीक है। एक तरीके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब आपको हाँ या ना में देना होता है, ठीक है, क्लोज एंडेड, इसका कोई और जवाब नहीं होगा, हाँ या ना। आपने खाना खाया, हाँ या ना। अगर आपने खाया है तो आप हाँ कहेंगे, अगर आपने नहीं खाया तो आपने ना कहना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चंस आर फॉलोड बाय ए 3 पॉइंट स्केल, 4 पॉइंट स्केल और 5 पॉइंट स्केल्स। जैसे कि हाउ वाज द फूड, खाना कैसा था, ऑसम, गुड, नॉट बैड, बैड और वेरी बैड। इनमें से आपको कोई पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ओपन क्वेश्चनेयर। ओपन क्वेश्चनेयर के अंदर क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम फ्यू वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक माई फादर, ठीक है। अब जो इस तरीके का क्वेश्चनेयर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा जैसे आई लाइक माई फादर, अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उस फिल इन द ब्लैंक्स को सब्जेक्ट को भरना है, ठीक है। जिस आदमी से क्वेश्चन किया जा रहा है उस आदमी को भरना है कि आप अपने पिताजी को क्यों पसंद करते हैं। हियर द सब्जेक्ट हैज टू कंटिन्यू बाय यूजिंग हिज ओन वर्ड्स। यहां पर सब्जेक्ट को खुद के वर्ड के साथ में वो फिलअप करना है। नेक्स्ट आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनेयर मेथड, यानी कि क्वेश्चनेयर मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। मेरिट्स के अंदर आता है इजी एनालिसिस, ठीक है, आप एक क्वेश्चनेयर का एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हैं। यूजफुल इन असेसमेंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप क्विकली, ठीक है, अगर सैंपल बहुत बड़ा है, अगर आपको 5000 लोगों का ओपिनियन जानना है तो वहां पर सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा, वहां पर सबसे इफेक्टिव मेथड होगा क्वेश्चनेयर। इन केस ऑफ ए लार्ज सैंपल इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। अगर लार्ज सैंपल है, जैसे कि अगेन मैं बात करता हूं 5000 लोगों का सैंपल है, तो आपको अगर आप क्वेश्चनर सब उनको देंगे तो क्वेश्चनर देने के लिए आपको 5000 पेज पर उसकी फोटोकॉपी निकालनी पड़ेगी और आप उनको सबको एक एक पेज बांट देंगे या फिर आप लोग सोशल मीडिया पर वो सर्वे डाल देंगे। लेकिन अगर आपको उनका ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करना है तो आपको कम से कम उन सब लोगों के लिए एक एक ऑब्जर्वर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये सस्ता मेथड है। अब बात करें हम डीमेरिट्स की, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस की। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, नॉट गुड फॉर गेटिंग इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर या तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर बहुत ही शॉर्ट होगा, एक बहुत छोटा आंसर होगा, तो इसीलिए आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं जान सकते हैं, यानी कि चीजों को बहुत ही गहराई से आप नहीं जान सकते हैं। बिफोर आंसरिंग इंडिविजुअल कैन कंसल्ट विद अदर्स, यानी कि कोई भी पर्सन उस क्वेश्चनेयर को फिल करने से पहले किसी और आदमी से पूछ सकता है, जिससे कि क्या होगा, मैनिपुलेशन होगा आंसर का, ठीक है। उसके बाद में स्किप्ड क्वेश्चंस। स्किप्ड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने 15 क्वेश्चन पूछे, अब मैंने 15 पूछे थे, मेरे को 15 का जवाब चाहिए था, लेकिन सामने वाले पर्सन ने क्या किया, सामने वाले पर्सन ने सिर्फ उनमें से 10 क्वेश्चंस आंसर किए, बाकी 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो जो मुझे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो इनकम्प्लीट रह गई। कैन बी यूज्ड ओनली फॉर लिटरेट पीपल, यानी कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के अंदर ही आप क्वेश्चनेयर मेथड को यूज कर सकते हैं। जो लोग इलिटरेट हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, उन लोगों के लिए आप क्वेश्चनेयर मेथड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिख पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर आंसर कैसे करेंगे। नेक्स्ट मेथड है साइकोलॉजी का इंटरव्यू मेथड। किसी पर्सन की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड जो है वो इंटरव्यू है। इट इज ए मेथड इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द सब्जेक्ट थ्रू ए फेस टू फेस कन्वर्जेशन, ठीक है। एक
आमने सामने बैठ करके एक बातचीत होती है जिससे क्या होता है, सामने वाले का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। किसके अंदर? इंटरव्यू मेथड के अंदर। फॉर गैदरिंग फैक्चुअल डिटेल्स इंटरव्यूअर आस्क डायरेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको किसी एक डायरेक्शन के अंदर जाने, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं, तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, एक डायरेक्शन को चुनेगा, वो इंटरव्यू को एक दिशा देने की कोशिश करेगा। अगर आपको बहुत सारी जानकारी जुटानी है तो आप एक डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, जैसे कि ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, अगर मुझे किसी पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी है तो मैं बजाय उसके इंटरेस्ट के, ठीक है, जैसे कि आपको खाने में क्या पसंद है, मैं उससे ये नहीं पूछूंगा, मैं उससे डायरेक्टिव क्वेश्चंस करूंगा कि आप पिछली बार हॉस्पिटल में कब एडमिट हुए थे। ठीक है, आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इंटरव्यूअर है, ठीक है, उसे फैक्चुअल डिटेल चाहिए तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा। फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस इंटरव्यूअर आस्क नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चंस। थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए, जैसे कि अगर किसी आदमी को फोबिया है या फिर किसी आदमी को अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स है, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके अंदर जो इंटरव्यूअर है वो नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं। वो पूछते हैं कि आपने सुबह क्या किया, आपने सुबह खाने में क्या खाया। ठीक है, ये पूछते पूछते वो पूछेंगे, जो इंटरव्यूअर है वो पूछेंगे कि कल आपने कौन सा गेम खेला, परसों आपसे मिलने कौन आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं, नॉन डायरेक्टिव होते हैं। ये इंटरव्यू को एक दिशा में नहीं ले जाते, बल्कि उसका बिहेवियर होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है, इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू आर प्री प्लान्ड। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पहले से प्लान्ड होते हैं। आपके पास एक फॉर्मेट होता है, आपको उसी फॉर्मेट के इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछने होते हैं। जबकि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस आर नॉट प्रिपेयर्ड प्रीवियसली बट द इंटरव्यूअर हिमसेल्फ आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, ये सामने वाले जो इंटरव्यूअर है उस पर डिपेंड करता है कि जो रेस्पोंडेंट है उसके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यहां पर वो आदमी क्वेश्चंस पूछता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो रेस्पोंडेंट का रेस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरव्यू मेथड के बारे में। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, इट इज एन एप्रोप्रिएट मेथड फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। ठीक है, इंटरव्यूअर, जैसे कि हमने पढ़ा था कल लॉ साइकोलॉजी या फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी, उसके अंदर जो एडवोकेट है, जो वकील है, ठीक है, वो क्रिमिनल से उसको एग्जामिन करता है। ठीक है, उससे क्वेश्चंस पुट अप करता है, तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, वहां पर जो एक क्रिमिनल है वो नॉट गिल्टी प्लीड कर रहा है। ठीक है, वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, तो उसकी गलती को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो एडवोकेट है वो उससे क्रॉस क्वेश्चंस कर रहा है। तो उस कंडीशन में, वो एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन हुई, उसके अंदर सबसे जो यूजफुल मेथड है वो कौन सा है, इंटरव्यू है। आप उससे वहीं पर सवाल जवाब करते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। यहां पर जिस इंडिविजुअल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उसी से पर्सन टू पर्सन टॉक कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके सामने है और आप उससे बात कर रहे हैं, तो सबसे एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां पर मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इट इस्टेब्लिश ए गुड रिलेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड द इंडिविजुअल, यानी कि इससे इंटरव्यूअर के बीच में और जो रेस्पोंडेंट है उसके बीच में एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश होता है। ठीक है, वो उस पर ट्रस्ट करेगा तभी उसको आंसर देगा, अगर ट्रस्ट नहीं करेगा तो उसको प्रॉपर आंसर्स नहीं देगा। डिमेरिट्स के अंदर आता है इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव मेथड। देखिए, अगर किसी आदमी का इंटरव्यू आपको लेना है, ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर मेरे पास में सैंपल बहुत बड़ा है, जैसे मेरे पास में 5000 का सैंपल है, जैसे मेरे पास में 5000 पॉपुलेशन का एक सैंपल है, ठीक है, अब मुझे सारे के सारे लोगों का क्या करना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना है, और मैं मेथड चूज करता हूं उसके लिए इंटरव्यू। तो मेरे लिए उस 5000 लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है, मेरा एफर्ट यूज होगा, सबसे ज्यादा टाइम, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर मैं 20 से 25 मिनट भी देता हूं तो इसमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। उसके अलावा उस चीज के अंदर मेरा बहुत सारा पैसा वेस्ट होगा, रिसोर्सेज भी जरूरी होंगे उस चीज के लिए। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव मेथड है। इसमें रेस्पोंडेंट में हाइड सम इंफॉर्मेशन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इंटरव्यूअर। ठीक है, अगर रेस्पोंडेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है इंटरव्यूअर के अंदर तो वो उसको सारी की सारी बातें नहीं बताएगा। ठीक है, कुछ जो फैक्ट है उनको छुपा लेगा। इम्प्रैक्टिकल विद लार्ज नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि ये प्रैक्टिकल नहीं है अगर आपका सैंपल बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड इट रिक्वायर स्किल्स। ठीक है, अगर आप एक इंटरव्यूअर हैं तो आपको बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होगी उसके लिए। तो ये हुए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड।
नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडिंग एन इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करने का जो मेथड है वो कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इन दिस मेथड ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट अंडर कंट्रोल कंडीशंस टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन किया जाता है किसी इंडिविजुअल का कंट्रोल्ड कंडीशंस में, यानी कि आप जो उसका एनवायरनमेंट है, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसको कंट्रोल कर रहे हो मैन्युअली। क्या करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू उसका बिहेवियर स्टडी करने के लिए। हियर द एग्जामिनर विल नॉट वेट फॉर द बिहेवियर टू अकर इन नेचर। ठीक है, यहां पर जो एग्जामिनर है वो नेचुरल सेटिंग्स के अंदर उस बिहेवियर के होने का वेट नहीं करेगा। जैसे अगर मुझे किसी इंडिविजुअल का स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बिहेवियर स्टडी करना है तो मैं नेचुरली उस पर्सन के स्ट्रेस में जाने का वेट नहीं करूंगा, जबकि मैं उसकी लाइफ में स्ट्रेस इंड्यूस्ड कर दूंगा। क्लियर, मैं उसको स्ट्रेसफुल कंडीशंस दूंगा, उसको स्ट्रेसफुल सिनेरियो के अंदर डाल दूंगा जिससे कि मैं उसका बिहेवियर स्टडी कर पाऊं। ठीक है, इन दिस मेथड एग्जामिनर वर्क विद टू ग्रुप्स। ठीक है, इस मेथड के अंदर एग्जामिनर है वो दो ग्रुप्स के साथ में काम करता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा आता है कंट्रोल ग्रुप। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप की। दिस ग्रुप अंडरगोज एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना है, उसके ऊपर वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ग्रुप कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप indicate the change in the response is related to the change of stimulus। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके अंदर क्या करेंगे, हम उस ग्रुप की परफॉर्मेंस को कंट्रोल ग्रुप की परफॉर्मेंस के साथ में कंपैरिजन करके देखेंगे कि उन दोनों के बिहेवियर के अंदर क्या चेंज आ रहा है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, यानी कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना है, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है, यहां पर दूसरा ग्रुप है हमारे पास में कंट्रोल ग्रुप। This group is standard for comparison. This group does not undergo any experimental manipulations throughout the experiment। यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान इस ग्रुप के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि किसी नई वैक्सीन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, अब जो कंट्रोल ग्रुप है आप उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखें, यानी कि उसको किसी भी तरीके की मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उस पर नई वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएंगी। अब इन दोनों के अंदर जो इफेक्ट है उस चीज को कंपेयर करके देखेंगे हम, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसका इफेक्ट भी और जो कंट्रोल ग्रुप है उसका इफेक्ट भी। कंट्रोल ग्रुप को यहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को यहां पर ट्रीटमेंट दिया गया है। तो इन दोनों कंडीशंस में जो इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कि जो हमने वैक्सीन बनाई है उसकी इफेक्टिवनेस का पता लगेगा कि जिन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था उन लोगों की रिकवरी कैसी रही, जबकि जिन लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया था उनकी रिकवरी इंप्रूव हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरिट्स की। इट इज द मोस्ट सिस्टमिक मेथड, यानी कि ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है, इसके अंदर सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से परफॉर्म किया जाता है। द डाटा कलेक्टेड कैन बी एनालाइज इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, यानी कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको आप ऑब्जेक्टिव मैनर के अंदर एनालाइज कर सकते हो। रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट्स एट एनी टाइम, यानी कि जो एक बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके रिजल्ट्स को आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं सेम एक्सपेरिमेंट को दोबारा करके। यानी कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो रिजल्ट आया वही सेम रिजल्ट आपको दोबारा सिमिलर एक्सपेरिमेंट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की, डिमेरिट्स की बात करूं, इट इज एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये भी एक एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। द मेथड मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड स्किल्स टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए आपको स्पेसिफिक स्किल्स की और टूल्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, as human behavior is changeable, identical behavior of the same individual does not occur even the under identical conditions at different times। इसका मतलब होता है कि जो आदमी का जो बिहेवियर है वो बदलता रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफरेंट टाइम पर सिमिलर सिचुएशन के अंदर सिमिलर इंडिविजुअल सेम ही बिहेवियर दिखाए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केस स्टडी मेथड की। तो केस स्टडी इंक्लूड ऑल अवेलेबल डाटा ऑन बैकग्राउंड which are टेस्ट रिजल्ट्स, इंटरव्यूज, रेटिंग्स एंड डायग्नोसिस। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जितने इंटरव्यूज हुए हैं, जितने ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, उन सबको कलेक्ट करके उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है,
केस स्टडी मेथड कहलाता है। ठीक है, द केस स्टडी इंक्लूड द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द फैमिली, द मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल, रिलेटिव, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स एटसेट्रा। जो केस स्टडी है उनके अंदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है जो कि कलेक्ट करते हैं आप सब्जेक्ट से, ठीक है, पर्सन से, उसके बाद में उसकी फैमिली से और उसके रिलेटिव्स से, उसके पेरेंट्स से, उसके फैमिली मेंबर्स से। तो ये सारी की सारी जो मेमोरी है, ठीक है, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो केस स्टडी के अंदर यूज की जाती है। आफ्टर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स, ए डिटेल्ड केस हिस्ट्री विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि आप जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे बाद में। सबसे पहले जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा किससे? उसकी फैमिली से, उसके फ्रेंड्स से, उसके नेबर्स से, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट के सराउंडिंग में जितने भी पॉसिबल सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, उससे आप डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये किसके अंदर आता है? केस स्टडी के अंदर आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे केस स्टडी के मेरिट्स और डिमेरिट्स की, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी इज गुड फॉर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि आपके पास में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। कोई आदमी, उसका स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा है, उसका प्लेग्राउंड में परफॉर्मेंस कैसा है, उसका बिहेव उसके क्लासमेट्स के साथ में कैसा है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे बात करता है, उसका जो फूड में इंटरेस्ट है वो क्या है। तो इन जैसे ये सारे के सारे क्या हुए? पैरामीटर्स हुए, ठीक है। अब इतने सारी चीजों के बारे में जानने के लिए जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा है? केस स्टडी है। आपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी की और उसके बारे में सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो वो किसके अंदर आएगा? केस स्टडी के अंदर आएगा। गुड, देयर इज ए लो डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहां पर क्या है? जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है, आप एक जो वेरिएबल है, एक जो पैरामीटर है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन सारे के सारे पैरामीटर्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहां पर क्या है? मैनिपुलेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। हेल्प टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड एंड कल्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी। डिसएडवांटेजेस के अंदर आता है इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड। अगेन, अगर आपको केस स्टडी करनी है, आपको टूल्स चाहिए होंगे, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो इसीलिए क्या है? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। कैन नॉट यूज इन केस ऑफ लार्ज सैंपल। अगेन, अगर आपके पास में सैंपल बहुत बड़ा है तो आप केस स्टडी नहीं कर सकते, आप पर्टिकुलर 5000 लोगों की स्टडी नहीं कर पाएंगे। समटाइम्स पीपल रिजेक्ट टू गिव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। कभी कभी जैसे किसी का फैमिली मेंबर है, वो उस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहता, तो आपके पास में सफिशिएंट डाटा नहीं होगा और केस स्टडी इफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इंट्रोस्पेक्शन मेथड की। इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मीन्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ओन्स बिहेवियरल पैटर्न, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मीन्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ओन्स बिहेवियरल पैटर्न, यानी कि कोई पर्सन खुद के बिहेवियरल पैटर्न के बारे में जब इंफॉर्मेशन करता है, जब स्टडी करता है, तो उस चीज को कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। द ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन in this method depend on an individual's experiences and the person has to inform the things that happen to himself। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल के खुद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर, और उस आदमी को उन एक्सपीरियंसेस को इन्फॉर्म करना होता है जो आदमी इस मेथड को यूज करके उसका बिहेवियर स्टडी करने वाला है, ठीक है। इट रिक्वायर ए लॉट एंड डिफिकल्ट ट्रेनिंग। इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। In which an individual is trained to closely observe his own experiences। ठीक है, कोई भी पर्सन इन ट्रेनिंग के अंदर किसी भी पर्सन को ट्रेन किया जाता है उसके खुद के जो बिहेवियर है उसकी स्टडी के लिए, ठीक है। उसको पता लग जाए कि मेरा बिहेवियर अब चेंज हो रहा है। इसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेन किया जाता है उसके खुद का जो बिहेवियर है उसको क्लोजली मॉनिटर करने के लिए। इन दिस इसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेन किया जाता है उसके खुद के बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए, उसकी खुद की कॉन्शियसनेस से, यानी कि आदमी खुद की विल पावर से, यानी कि आदमी खुद की कॉन्शियसनेस से अपने अंदर हुए चेंजेस को नोटिफाई कर पाए, जो ऑब्जर्वर है उसको।
इन विच एन इंडिविजुअल इज ट्रेन क्लोजली टू ऑब्जर्व हिज ओन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, यानी कि आदमी जब कॉन्शियस है उस कंडीशन में उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर किस तरीके का चेंज आया उसको ऑब्जर्व करने के लिए इंडिविजुअल को ट्रेन किया जाता है। दिस मेथड कांट बी यूज इन चिल्ड्रन, एनिमल्स, इनसेन पीपल, पीपल विद ए पुअर वर्बल एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। ठीक है, अब इस मेथड को आप यूज नहीं कर सकते बच्चों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, इनसेन पीपल यानी कि जो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है, जो विमंदित लोग हैं उनके ऊपर, जो पागल आदमी है उसके ऊपर आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। या फिर पीपल विद पुअर वर्बल एक्सप्रेशंस, ठीक है, किसी आदमी के वर्बल एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा पुअर हैं, उस कंडीशन में भी आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे स्किल्स की और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है सर्वे मेथड। It involve asking a large number of individuals to complete the giving questionnaire or interviewing people directly about their experiences, opinion, beliefs and so on। ठीक है, अब सर्वे के अंदर क्या करेंगे, या तो हम लोगों को क्वेश्चनेयर प्रोवाइड कराएंगे, एक लार्ज सैंपल होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चनेयर्स बांटेंगे और लोगों का रेस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे, या फिर 1 to 1 पर्सन्स को इंटरव्यू लेकर के और उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके ओपिनियंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन दिस मेथड डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज सैंपल साइमल्टेनियसली। इसके अंदर क्या करेंगे, हम लार्ज सैंपल के ऊपर इफेक्टिव है। अब जो सर्वे मेथड है उसके अंदर आप लार्ज पॉपुलेशन को इंक्लूड कर सकते हो। दिस मेथड द इंटरव्यूअर हैज टू एक्सेप्ट द आंसर ऑफ रेस्पोंडेंट विदाउट क्वेश्चनिंग टू देम। अब यहां पर क्या होगा, एडवांटेज तो क्या है कि आप लार्ज सैंपल का इंटरव्यू ले सकते हैं, फिर लार्ज सैंपल को क्वेश्चनर्स दे सकते हैं, लेकिन आपको जो रेस्पोंडेंट है उसको क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, उसने जो जवाब दे दिया उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज इट इज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में हमने साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, साइकोलॉजी की डेफिनेशंस के बारे में देखा, उसके स्कोप या फिर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के बारे में देखा, और हमने पढ़े साइकोलॉजी के मेथड्स। ठीक है,